Hello everyone, welcome to Ever Study Classes group. Today we are going to start with the concept of theory of distribution, which is also known as factor pricing. In this factor pricing video, we will be considering all the four factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. In factors की pricing, the rewards which we give to the factors, to the services we take from the factors, that is land से services अगर हम लेते हैं तो we pay the rent, labor की हम contribution लेते हैं तो we pay wages, capital we pay interest on that, and the entrepreneur gets the profit. So these are the factor pricing, the rewards which the factors of production receive, and these rewards or these pricing are being determined through the factor pricing model or the theory of distribution. So इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि कैसे इन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पोर्शन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कंसेप्ट्स के साथ. द मीनिंग ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. सबसे पहले माइंड में हमारा क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर प्राइसिंग होता क्या है. हमें ये बात पता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं. और किसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है? गुड्स एंड सर्विसेज की, विद द पर्पस ऑफ अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट. नेक्स्ट, हमें ये बात पता है कि एक गुड या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमें फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, दैट आर कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग? फैक्टर प्राइसिंग वो प्राइस है जो हम पे करते हैं फॉर द सर्विसेज के लिए, जो सर्विसेज हमें ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली हम लैंड को यूज करते हैं, तो लैंड के लिए जो भी हम पेमेंट करेंगे दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइस. जो हम लेबर यूज कर रहे हैं, लेबर पर्सन को वो हमें सर्विसेज दे रहा है, उसको जो हम पेमेंट करेंगे दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइसिंग. कैपिटल, जो हमें अपना मनी पेमेंट मिल रही है, जहां से भी हमें लोन प्रोवाइड हो रहा है, बोरिंग्स है हमारी, उन पे जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर प्राइसिंग. एंड एंटरप्रेन्योर हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली रन अप, तो उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमारी फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड मिलता है किसके लिए? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग. लैंड को रिवॉर्ड मिलता है रेंट, रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजेस, कैपिटल को रिवॉर्ड मिलता है इंटरेस्ट, एंड जो रिवॉर्ड मिलता है एंटरप्रेन्योर को इज द प्रॉफिट. दीज आर द फैक्टर प्राइसिंग. बट हम जो ये थ्योरी पढ़ते हैं फैक्टर प्राइसिंग को, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, ये थ्योरी बेसिकली बताती क्या है? ये सजेस्ट करती है द वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अमंग द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब ही यही है कि जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, जिसे हम आउटपुट के नाम पे बोलते हैं, आउटपुट को मार्केट में सेल किया जाता है, सेल करके जो हमें रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, इस रेवेन्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. सो अब हम एक एक फैक्टर की प्राइसिंग स्टार्ट करेंगे समझना. हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला फैक्टर प्राइसिंग, दैट इज नोन एज रेंट. एंड दिस रेंट इज बीइंग रिसीव्ड फॉर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर विच इज द लैंड. तो रेंट क्या है? रेंट आपकी पेमेंट है जब आप लैंड को यूज करते हैं. रेंट को और तरीके से बोला जाता है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर टू अ ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अ फैक्टर. तो रेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर अर्निंग. अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल अर्निंग? एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर का मतलब है कि जब हमारा लैंड यूज किया जा रहा है तो एट द प्रेजेंट टाइम उसको उस लैंड पे आप कितना अर्न कर पा रहे हैं. ठीक है, तो विच इज एक्चुअली जो हमें अर्निंग मिल रही है एज अ रेंट. बट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर अर्निंग? अगर वो लैंड किसी और बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज के लिए लगाया जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पे उस लैंड पे राइस उग रहा है और राइस की उगने की प्रोडक्शन की वजह से जो हमें अमाउंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल अर्निंग. बट वही लैंड को दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज में यूज किया जा सकता था, दैट इज कि अगर उस लैंड पे हम वीट उगाते तो उस वीट से मिलने वाला जो पेमेंट होती उसको बोलते हैं ट्रांसफर अर्निंग. दैट मीन्स व्हेन द फैक्टर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑल्टरनेटिव यूज, देन दैट फैक्टर
हाउ मच दैट फैक्टर कैन अर्न, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर अर्निंग। तो जो एक्चुअल अर्निंग आज जो मिल रही है उसमें से अगर हम ट्रांसफर अर्निंग को हटा दें तो जो अमाउंट बचता है उसको हम सरप्लस के नाम से जानते हैं, और उस सरप्लस को हम बोलते हैं रेंट ऑन द लैंड। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट रिकार्डो, डेविड रिकार्डो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस रेंट को डिफाइन किया था एज एन इकोनॉमिक रेंट, बिकॉज इकोनॉमिक रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ लैंड। किसी भी चीज के अगर आप इकोनॉमिक वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक रेंट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फैक्टर दैट इज लैंड, जो लैंड की आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसके बदले में आप क्या पेमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिक रेंट को इनडायरेक्टली फॉर्म में सरप्लस भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड को रिसीव्ड होता है विदाउट एनी एफर्ट्स। लैंडलॉर्ड के पास तो फ्री नेचर ऑफ गिफ्ट है, दैट इज लैंड। उस लैंड की कोई कॉस्ट नहीं है प्रोडक्शन की, दैट मीन्स उस लैंड को बनाने के लिए लैंडलॉर्ड ने कोई खर्चा नहीं करा, बट उस लैंडलॉर्ड ने किसी और पर्सन को वो लैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, कोई और पर्सन उस पे प्रोडक्शन कर रहा है, बट उस लैंड की सर्विसेज को देने के लिए लैंडलॉर्ड को घर बैठे रेंट मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई रेंट इज नोन एज सरप्लस। नेक्स्ट हमारे पास आता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेंट। पहला हमारा होता है इकोनॉमिक रेंट, द पेमेंट विच यू मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली। उस लैंड को यूज करने के लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक रेंट है। बट अगर मैं ग्रॉस रेंट की बात करूं, ग्रॉस रेंट का मतलब है उस लैंड को जो आप यूज कर रहे हैं उसकी पेमेंट एज वेल एज उस लैंड पे जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो भी आप यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक लैंड है, उस लैंड पे एक वेल बना हुआ है तो उससे आप पानी भी निकाल रहे हैं और उस वेल को भी आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड एंड वो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसका भी जो आप पेमेंट देंगे दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू जो इकोनॉमिक रेंट जो हम लैंड को यूज कर रहे हैं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, जो उस पे वेल बनाया गया है उस पे जो कैपिटल लगाई गई है पैसा उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एज वेल एज प्लस द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, यू आर टेकिंग द रिस्क बाय गिविंग योर लैंड। उस लैंड पे प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, वो लैंड कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा हमारा, उसके लिए आप रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क की वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। दीज 3 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड टू मेक अ ग्रॉस रेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कार्सिटी रेंट की, द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ होमोजीनियस लैंड व्हेन इट सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। दैट मीन्स जो आप प्राइस पे करते हैं जब उसकी सप्लाई लिमिटेड होता है। सप्लाई क्यों लिमिटेड है? क्योंकि लैंड क्या है, गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, नेचर ने आपको प्रोवाइड किया लैंड, तो इसका सप्लाई तो लिमिटेड है। इवन सप्लाई को लिमिटेड रहते हुए डिमांड को मीट अप करने के लिए जो भी आप उस लैंड का अच्छे से यूज करते हैं उसका आप जो प्राइस पे करते हैं उसको बोलते हैं स्कार्सिटी रेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंशियल रेंट। रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस इंडिकेट दैट द रेंट इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट which arises due to difference in the level of fertility. Differential rent is basically concerned with the fertility of land. कुछ लैंड बहुत फर्टाइल होते हैं तो उसमें बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है और बहुत अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस होता है और वो मार्केट में सेल आउट होता है और रेवेन्यूज बहुत अच्छे आते हैं। पर कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जो फर्टाइल नहीं रहते, उस पर ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रखी है तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और जब फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो कल्टीवेशन का इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ पाता। तो जहां पर भी लेवल ऑफ फर्टिलिटी डिफरेंस हो जाता है उस वजह से जो रेवेन्यू एक्सेस में मिलता है आपको उसको आप बोलते हैं डिफरेंशियल रेंट। नेक्स्ट इज सिचुएशन रेंट। जो भी सरप्लस पेमेंट रिसीव्ड होती है लैंडलॉर्ड से डिफरेंस इन सिचुएशन की वजह से, सिचुएशंस कैसे डिफर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लैंड पॉपुलेटेड एरिया में है, बहुत अच्छी जगह पे है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत अवेलेबल है, जो प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट वो बहुत जल्दी मार्केट में सेल आउट भी हो रहा है बहुत इजीली। पर कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जो आपके बहुत बैकवर्ड एरिया में लोकेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहां नहीं मिल पाती है, उस वजह से कल्टिवेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिचुएशन इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ द लैंड। अगर आपका लैंड सिविलाइज्ड एरिया में है, पॉपुलेटेड एरिया में, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी और रेंट का प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपका लैंड बैकवर्ड एरियाज में है तो उसकी वैल्यू कम होगी और आपको रेंट का प्राइस कम मिलेगा। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रेंट। Okay, so now we will discuss the theories of rent. There are basically two theories of rent which are known as Ricardian theory of rent, which is also considered as classical theory of rent, and the other one is the modern theory of rent.
जब हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करते हैं तो डेविड रिकार्डो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो रेंट होता है वो उस चीज के लिए पे किया जाता है जो अर्थ का फ्री गिफ्ट है, दैट इज जो अर्थ का लैंड पोर्शन है जिस पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चीज को यूज कर रहे हैं आप, लैंडलॉर्ड की चीज को यूज कर रहे हैं, इसलिए जो आप पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेंट. That portion of the produce of earth which is paid to the landlord for the use of original, because it is original, because it is the natural gift and it is indestructible powers of the soil, because ये indestructible है क्योंकि आप इसे destroy नहीं कर सकते, man made इसे destroy नहीं कर सकता है, खुद nature destroy कर सकता है या environment destroy कर सकती है. तो बेसिकली रेंट क्या है? आपका डिफरेंशियल गेन और द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड इट इज फाउंड ओनली इन लैंड. व्हाई इट इज डिफरेंशियल गेन? बिकॉज अभी आपको बताया कि लैंड की क्वालिटी डिफर करती है, कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ लैंड कम फर्टाइल होते हैं. बेसिकली प्रोड्यूसर इज गेटिंग द सरप्लस फॉर द प्रोडक्शन. नेक्स्ट, रिकार्डो ने ये बात बोली थी कि क्यों हम रेंट को अराइज करते हैं, क्यों हम रेंट लेते हैं लोगों से, क्योंकि हम लैंड की सर्विसेज दे रहे हैं. बट द मेन रीजंस वर टू रीजंस, दैट इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर एंड द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अगर हम स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर की बात करें, जब कोई चीज स्कार्स हो जाती है, दैट मीन्स जब कोई चीज लिमिटेड हो जाती है अकॉर्डिंग टू इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, तो तब उसके प्राइसेस रेज कर दिए जाते हैं. तो बेसिकली हमारा जो लैंड है वो लिमिटेड है, बट डिमांड फॉर लैंड जो है, प्रोडक्शन तो करनी है, कल्टीवेशन तो फार्मर्स को करनी है, तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई लिमिटेड है, जिस वजह से रेंट का कंसेप्ट अराइज करता है. जो लोग लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेंगे उसको लैंड रिसीव होगा, जो लोग लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देंगे उनको लैंड की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती. दैट इज वाई द ओनली रीजन इज दैट जब सप्लाई आपका लिमिटेड है और डिमांड है उस लैंड की, तो रेंट का कंसेप्ट आया था. नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो आपका लैंड ज्यादा फर्टाइल है उस पर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हो सकती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रेज हो सकती है और रेवेन्यू बहुत अच्छा कमाया जा सकता है, तो उसके लिए रेंट ज्यादा वैल्यू करेगा एज कंपेयर टू द जो हमारा लैंड इनफर्टाइल है, उस पे जो रेंट का प्राइस होगा वो कम सेट किया जाएगा. तो रेंट डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, जो लैंड है उसकी स्कार्सिटी कितनी है, और अकॉर्डिंग टू द जो फैक्टर लैंड है उसकी फर्टिलिटी का लेवल कितना है. फिर अगर हम बात करें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में बेसिकली क्या क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि जो हमारा लैंड की सप्लाई है वो लिमिटेड है, उसकी प्रोडक्टिवनेस भी लिमिटेड होगी क्योंकि जितना एरिया होगा उतनी तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी डिफरेंस. क्वालिटी में डिफर करेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा. नेक्स्ट, इफ द सुपीरियर लैंड नॉट सपोर्ट द पॉपुलेशन, अगर आपकी कंट्री में आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आपके लैंड है, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई और उस वजह से जो सुपीरियर लैंड्स है, सुपीरियर लैंड्स वो लैंड्स हैं जिसपे फर्टिलिटी का लेवल बहुत अच्छा है और उस पर बहुत अच्छी कल्टीवेशन प्रोडक्शन हो सकती है. अगर वो सुपीरियर लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उस पे और ज्यादा काम नहीं हो सकता, तो वी हैव टू मूव ऑन द इंफीरियर लैंड. तो हमें किस पे मूव करना पड़ेगा? जो कम फर्टिलिटी वाले लैंड है. क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन तो करनी है, डिमांड को मीटअप तो करना है. मस्ट बी मेड टू इंफीरियर लैंड एंड द प्रोड्यूस इज दस रेज्ड एट डिफरेंट कॉस्ट. और उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा रेज्ड हो जाएगी बिकॉज ऑलरेडी जो हमारा सुपीरियर लैंड है, क्योंकि एवरी फार्मर वांट्स टू वर्क ऑन द सुपीरियर लैंड, बट अगर सुपीरियर लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है फार्मर से, दे हैव टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द कम फर्टिलिटी वाला लैंड, दैट इज inferior land, and but at a higher cost. Next, the differential advantage of the superior land over the inferior gives to rise to economic rent. Economic rent का concept इसलिए ही आता है क्योंकि जो लोग आपका fertility land, superior land पे काम करना चाहते हैं, but they are forced to work on the inferior land, इन दोनों के बीच में जो advantage occur कर रहा है, उस advantage को surplus को बोलते हैं economic rent. Next, the amount of rent is determined by the degree of difference in productivities of land. कितना रेंट हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं फ्रॉम विच लैंड, वो डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिवनेस पे, दैट इज उसकी फर्टिलिटी ऑफ लैंड पे. तो डेविड रिकार्डो का ये कहना था. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन. डेविड रिकार्डो बताते थे कि जो रेंट होता है वो दो सिचुएशंस में अकर किया जा सकता है एज कंपेयर टू
आप एक्सटेंसिव कंपेयर करते हैं किससे? इंटेंसिव कल्टीवेशन से। अगर हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात करें तो वो सिस्टम है कल्टीवेशन का जहां पे मोर लैंड इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में लैंड ज्यादा यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और लैंड को कैसे ज्यादा यूज करा जा सकता है? जैसे हम लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं? लेबर एंड कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा यूज करके, तो ही हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बट जब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात करते हैं तो वो कल्टीवेशन जहां लेबर एंड कैपिटल ज्यादा यूज की जाती है इन द सेम पीस ऑफ लैंड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। उस दोनों में डिफरेंस ये है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है बहुत ज्यादा कल्टीवेट करो, किसको? लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट इंटेंसिव का मतलब है लैंड आपके पास वही है पर उसपे लेबर एंड कैपिटल इतना ज्यादा लगाओ कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल डिफरेंट लगाए जा रहे हैं और यील्ड बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे लैंड की ग्रेड्स अलग अलग हैं। लैंड्स के ग्रेड मतलब डिफरेंट तरीके के लैंड्स हैं और डिफरेंट तरीके के लैंड्स पे प्रोडक्टिविटी का लेवल आ रहा है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये रेंट, ओके, रेंट मिल रहा है हमें, क्योंकि ये वाला ए जो लैंड है हमारा, ए लैंड पे हम 0 से लेकर 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं क्योंकि ये फर्टाइल लैंड होगा। और अगर ये फर्टाइल लैंड है तो इसका मतलब इसका रेंट ज्यादा वैल्यू कर रहा है। जो अगर हम बी तरीके का लैंड बताए वो थोड़ा कम फर्टाइल है, तभी 0 से लेकर हम 30 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये कम फर्टाइल है तो इसका रेंट का वैल्यू भी कम होगा। अगर हम सी लैंड पे बात करें तो वो 0 से लेकर 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो इस वजह से जो ये हमारा ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारा रेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या था कंपेयर टू अगर हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें, तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में ये बात बोली गई थी कि जो रेंट होता है वो रिवॉर्ड होता है ओनली फॉर द लैंड। बट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में ये बात बोली गई है कि जो रेंट का कंसेप्ट होता है, इट्स नॉट ओनली द रिवॉर्ड फॉर द लैंड बट इट इज ऑल्सो फॉर द रिवॉर्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंट का कंसेप्ट है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन किया है रेंट को, कि जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो एक्चुअली रिसीव्ड किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर फैक्टर से, उसमें से अगर हम उसके ट्रांसफर प्राइस को माइनस कर दें तो उसको हम रेंट कहते हैं इन द मॉडर्न टर्म्स में। एंड दिस रेंट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द लैंड, this rent is also applicable to labor, this rent is also applicable to capital as well as entrepreneur. That means जो हमारा एक फैक्टर है उसको कितना एक्चुअली में रिसीव्ड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लैंडलॉर्ड है हमारा, उस लैंडलॉर्ड के पास एक लैंड है, ये लैंड वो अपने फार्मर्स को देता है कल्टीवेशन करने के लिए। जो फार्मर्स उस पे कल्टीवेशन करते हैं, उस कल्टीवेशन को करने के बाद जो प्रोडक्शन मार्केट में जाके आउटपुट सेल करते हैं, उससे जो भी उस फार्मर को रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से वो कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड को देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनके फैक्टर को यूज किया, दैट इज लैंड को। नाउ दिस इज द एक्चुअल अर्निंग्स, दिस इज actually earned by which factor? By the land factor. But what do you mean by transfer earning या transfer price? इस लैंड को अगर हम किसी और ऑल्टरनेटिव यूज में पुट कर देते, अगर हम इस फार्मर को ना देकर हम इस लैंड पे हॉस्पिटल बिल्डअप कर देते, तो हॉस्पिटल बिल्डअप करने के बाद जो लैंडलॉर्ड है उसको जो इसका रेंट मिलता, उसको जो इसका हिस्सा मिलता, जो लैंडलॉर्ड अपने लैंड की सर्विसेज दे रहा है उस हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वो जो हॉस्पिटल का ओनर है उसको हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट करता। दैट इज नोन एज ट्रांसफर अर्निंग। कि उस लैंड को उस नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज में अगर हम पुट कर देते हैं, उस नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में ट्रांसफर कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम देयर, इट इज नोन एज ट्रांसफर अर्निंग। तो जो एक्चुअल अर्निंग हमें उस लैंड से मिल रही है फार्मर से, उसमें से अगर मैं उस ट्रांसफर अर्निंग को माइनस कर दूं, तो जो एडिशनल सरप्लस लैंडलॉर्ड अर्न कर रहा है, दैट इज नोन एज रेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। कि जो फार्मर है उसे इतना तो देना ही पड़ेगा कि वो जो लैंड है वो रिटेन करके रख पाए फार्मर के। कि हम अगर किसी को कोई चीज देते हैं तो उससे हम वो चीज वापस ना ले ले, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो लैंडलॉर्ड अगर एक फार्मर को लैंड दे रहा है तो फार्मर का बिल्कुल पूरा का पूरा काम बनता है कि उस
लैंड को अगर फार्मर को अपने पास रखना है तो उस फार्मर को लैंडलॉर्ड को कुछ ना कुछ इन रिटर्न में देना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ जो रिटर्न में दे रहा है वो ट्रांसफर अर्निंग है, पर अगर उस ट्रांसफर अर्निंग से वो ज्यादा दे रहा है तो दैट इज नोन एज एक्चुअल अर्निंग। तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज रेंट, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय जेएस मिल एंड मार्शल। With this, we finish our theory of rent pricing. That is one factor pricing we have completed. Next, we are moving to the another factor pricing, that is wages. हाँ जी. So next हमारा जो factor pricing है that is wages, which is paid, which is a remuneration paid to the labor. वेजेस जो हम पे करते हैं वो डिफरेंट काइंड्स में पे की जाती हैं। अगर हम टाइम वेजेस की बात करें तो वो वेजेस जो हम लेबर को पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना उसने टाइम डिवोट किया है प्रोडक्शन में। अगर हम पीस वेजेस की बात करें तो वो वेजेस जो पेड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द वो लेबर ने कितने पीसेस कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं। टास्क वेजेस, अगर वो लेबर को हम वो वेजेस पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया था अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो वेजेस हम पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। कैश वेजेस जो भी हम मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट कर रहे हैं। काइंड वेजेस जो हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में ना पे करके काइंड में पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे हमने उसको कार दे दी या हमने उसको घर दे दिया रहने के लिए, तो दीज आर काइंड वेजेस। एंड सर्विसेज वेजेस, वेजेस पेड थ्रू अ रिटर्न सर्विस फॉर द सर्विसेज रेंडर। अगर उसने कोई हमें सर्विसेज रेंडर करी है उसके बदले में हम उसे रिटर्न सर्विस दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हम सर्विस दे रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्टली हम काइंड में दे रहे हैं बट हम उसे सर्विसेज दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस वेजेस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ वेजेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस। अगर हम बात करें वेजेस की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस होते हैं इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से, रियल वेजेस एज वेल एज नॉमिनल वेजेस। जब हम रियल वेजेस की बात करते हैं हम बेसिकली हम लेबर को क्या पे करते हैं, रेम्यूनरेशन, क्योंकि उसने हमें सर्विसेज दी, दैट इज सैलरीज। बट सैलरीज के अलावा अगर हम फैसिलिटीज देते हैं वर्कर को तो हम उसे बोलते हैं रियल वेजेस। द एडिशनल फैसिलिटीज, जैसे हम उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं कि ऑफिस से लेकर उसके घर तक हम उसको पहुंचा रहे हैं और ड्रॉप एंड पिकअप भी कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, उसका एवरी 6 मंथ्स में चेकअप किया जा रहा है। एकोमोडेशन फैसिलिटी की उसको घर दे रहे हैं रहने के लिए, या अदर अलाउंसेस, अलाउंसेस आर द मॉनेटरी टर्म्स पेमेंट, ठीक है, जो सैलरी के एडिशन में दी जाती है, तो दैट विल कंसिडर टू बी द रियल वेज ऑफ वर्कर्स। रियल वेज को हम रियल अर्निंग्स भी बोलते हैं, that is refers to the purchasing power of the worker's remuneration, that the amount of necessary comforts and luxuries which a worker can command in return for his services। अगर वर्कर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को तो इनडायरेक्टली जो वर्कर एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसकी नेसेसरीज जो है वो फुलफिल हो सके, वो उन चीजों को खरीद सके, कंफर्ट की लाइफ यूज कर जी सके, एज वेल एज लग्जरीज की लाइफ को भी इंजॉय कर सकते। इन रिटर्न व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इज नोन एज द रियल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। बट अगर हम नॉमिनल वेजेस की बात करें, नॉमिनल वेजेस आर ओनली डिफाइंड एज द मॉनेटरी वेजेस, द मॉनेटरी वेजेस विच एक्चुअली इज अर्नड बाय द वर्कर, जो उसे मिल रहा है, आर नोन एज मनी वेजेस एंड द पेमेंट टू अ वर्कर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हम सैलरी वर्कर को दे रहे हैं, जितना वो हमें काम करके दे रहा है उसके बदले में हम उसको सैलरी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल वेजेस। बट नॉमिनल वेजेस के अबव अगर हम कुछ वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो काइंड में हो चाहे वो मॉनेटरी पेमेंट्स हो, दैट आर नोन एज रियल वेजेस ऑफ द वर्कर। Next, we move on to the another factor pricing model which is known as interest. ये हम पे करते हैं on the factor पे that is called as capital. तो कैपिटल को जो रिवॉर्ड मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। जो ओनर है हमारा कैपिटल का, उसे इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर लेंडिंग हिज और हर कैपिटल टू अदर्स, क्योंकि वो अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जो ओनर है वो अपना पैसा लगा रहा है कंपनी को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी चीज को, फैक्ट्री को बिल्डअप करने के लिए या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो जितना भी पैसा या बोरिंग्स लगा रहा है उसके बदले में उसको जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज इंटरेस्ट। जो कैपिटल ओनर लगाता है या तो वो फिक्स्ड कैपिटल होती है या वेरिएबल कैपिटल होती है। बट जो हम इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो हम फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, इंटरेस्ट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द
वेरिएबल कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो लगी ही रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल इज बेसिकली जो हमारा लैंड है, अब उस लैंड पे तो रेंट पे होता है, तो रेंट इज द अनदर फैक्टर प्राइसिंग, बट जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं दैट इज द वेरिएबल कैपिटल, बिकॉज कभी कभार जब बिजनेस हायर लेवल पे मूव कर जाता है तो एडिशनल इनकम, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, या कभी कभार कैपिटल को लीक कराया जाता है कंपनी से यूज करने के लिए। तो क्या मतलब है कि जब जब कैपिटल में वेरी कर रहा है, वेरिएंसेस आ रहे हैं, तभी हम उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट जो अर्न्ड होता है ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज गिवन बाय द ओनर टू द बोरर, और इट इज द प्राइस पेड बाय द बोरर टू द लेंडर हु पार्टेड विद हिज मनी। वो कैपिटल का पोर्शन, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट कमाया जाएगा जो ओनर ने बोरर को दी थी, या जो बोरर का पैसा जो था, जो उसने लेंडर को दी थी, जो उसने इम्पार्ट कर दिया किसमें, कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बेसिकली क्या है, जो पैसा अगर आपके हैंड में रहेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज लिक्विड, बट अगर वो पैसा कहीं यूटिलाइज हो जाएगा किसी भी ऑल्टरनेटिव मेथड में, तो उसकी लिक्विडिटी का पोर्शन मिनिमाइज हो जाएगा। अब वो लिक्विड नहीं रहा बिकॉज इट हैज बीन इन्वेस्टेड। तो जो इंटरेस्ट है वो रिवॉर्ड है, क्योंकि आप अपनी लिक्विडिटी को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं फॉर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो लिक्विडिटी की जो प्रेफरेंस है उसको आप छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ने की वजह से आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, उस वजह से आप उसके बदले में आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ओके, so next we are moving on to the basic terms related with interest. There are two types of interest, that is gross interest and the net interest. पहले मैं आपको नेट इंटरेस्ट की बात बता रही हूँ। नेट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट या वो इंटरेस्ट अमाउंट होता है जो पैसा, जो कैपिटल आपने यूज कर रही है किसकी, लेंडर की। लेंडर ने जो अमाउंट बोरर को दिया है एज अ कैपिटल, उस अमाउंट को आप यूज कर रहे हैं, और उस अमाउंट को यूज करने के बदले में जो रिवॉर्ड आप लेंडर को पे कर रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज नेट इंटरेस्ट। पर इस नेट इंटरेस्ट के ऊपर जो आप एडिशनल अमाउंट पे करते हैं उन सब का मिलाकर कौन बनता है, ग्रॉस इंटरेस्ट। तो जो बोरर जो लेंडर को टोटल अमाउंट पे करता है, क्यों, क्योंकि लेंडर ने उसको पूरा अमाउंट बोरो करवा के दिया है, उसको आप बोलते हैं इंटरेस्ट। और जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं हमेशा याद रखना है उसको हम ग्रॉस इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ग्रॉस इज बेसिकली कंसर्न विद द टोटल अमाउंट पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर। अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ग्रॉस इंटरेस्ट बनता कैसे है। ग्रॉस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट में जब हम ऐड कर देते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट प्लस रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन को कैपिटल दी है 1 लाख रुपए की, उस 1 लाख रुपए पे जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है 12%, दैट 12% विल बी नोन एज ग्रॉस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इज नोन एज ग्रॉस इंटरेस्ट। पर इस 12% में से 8% वो नेट इंटरेस्ट है, जो वो पैसा यूज कर रहा है 1 लाख रुपए उस पे इंटरेस्ट दे रहा है, प्लस उस 8% के अलावा 1% वो एक अमाउंट है जो जो लेंडर है वो रिस्क ले रहा है। क्यों रिस्क ले रहा है, क्योंकि लेंडर बोरोअर को रिस्क लेकर पैसा देता है, क्योंकि हमें क्या पता कि वो इन फ्यूचर क्या वो कैपेबल इनफ होगा रिटर्न करने का, क्या इन फ्यूचर वो जिंदा रहेगा भी या नहीं रिटर्न करने के लिए। तो वो रिस्क ले रहा है और उस रिस्क के बदले में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है 1%। प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट कितना है, रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट बेसिकली मान लो 2% है। जिस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो लेंडर है वो एक अगर फाइनेंस कंपनी है तो उनका काम क्या है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना कि किस पर्सन को कौन सी डेट पे लोन दिया गया है, उसका कितना इंटरेस्ट ड्यू बनता है, कौन सी डेट पे, उनको रिमाइंडर्स पहुंचाना, पूरा मैनेज करके चलना, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर लेना बोरवर से, तब जाके हम उसको लोन देते हैं। तो उसके लिए जो पूरी मेहनत की जाती है उसका रिवॉर्ड, प्लस रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस कि अगर बोरवर हमें पागल बनाए कि आज नहीं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तो जो इनकन्वीनियंस ब्लेंडर को हो रही है उसके बदले में भी वो रिवॉर्ड चार्ज करता है, दैट इज 1%। तो ये पूरा मिलाकर 12% बना, तब जाके ये 12% इज नोन एज ग्रॉस इंटरेस्ट। तो नेट इंटरेस्ट छोटा परसेंटेज अमाउंट है जो किसका पार्ट होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट का, क्योंकि ग्रॉस इंटरेस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर, बट नेट इंटरेस्ट इज द पार्शियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट paid by the borrower to the lender only on the amount of capital he is using. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है
ये किसने दी थी? ये जॉन मेनार्ड केन्स ने दी थी। बेसिकली केन्स जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दी थी। उनका ये मानना था कि जो पीपल होते हैं वो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कैश को प्रेफर करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ इन द शॉर्ट रन। ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्सन अपने हाथ में कैश जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको प्रेफर करता है कंपेयर टू जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर वो इतनी जल्दी कन्वर्ट होकर उसको हैंड में नहीं दे सकता, वो आगे उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो इन्वेस्टेड है। बट जो पैसा लिक्विड फॉर्म में है वो अभी के अभी चाहे उसको सेल आउट कर दे, कुछ भी यूज कर ले उस पैसे का, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो पीपल लिक्विड फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करते हैं वेल्थ को रखने में एज कंपेयर टू इन्वेस्टेड फॉर्म। केन्स का मानना ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्योरली एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कितना पैसे की डिमांड है और इकोनॉमी में कितना सप्लाई हो रहा है वो डिपेंडेंट होता है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है? किसको डिटरमाइन करने के लिए? इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट का रेट हाई रखें या इंटरेस्ट का रेट कम रखें। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा चाहिए दैट मीन्स हमें पीपल से पैसा इन्वेस्ट करवाना है, और जब इन्वेस्टमेंट करवानी है तो लोगों को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा देंगे तभी तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर सप्लाई ज्यादा देना है दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करेगी कि कितना इकोनॉमी में मनी और डिमांड की क्या सप्लाई है। A person who lends money get the reward called interest for parting with the liquid. Parting का मतलब होता है देना। अगर कोई भी पर्सन अपनी लिक्विडिटी को छोड़ रहा है, क्योंकि अगर वो पैसा आपको दूसरे पर्सन को हाथ में दे रहा है तो इसका मतलब उसके हाथ में तो खाली रह गया ना, उसके हाथ में तो लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो जब भी पर्सन अपनी लिक्विड मनी को छोड़ता है, ठीक है, उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। केन्स ये कहते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रीमियम है जो ऑफर्ड किया जा रहा है। इंटरेस्ट का अमाउंट एक प्रीमियम की तरह डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो ऑफर किया जाता है टू इंड्यूस द पीपल, पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, टू होल्ड द वेल्थ इन सम फॉर्म और द अदर देन द होल्डेड मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रीमियम की तरह एक्ट करता है कि लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करने के कि लोग जो हैं वो वेल्थ को होल्ड करके रखें, किसमें? इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स में, ना कि होल्डेड मनी में। होल्डेड मनी मीन्स कि पकड़कर ना रखे, पकड़कर मतलब लिक्विड फॉर्म में ना रखे, बट आप उस कैश को या उस पैसे को इन्वेस्टमेंट फॉर्म में रखो और उस इन्वेस्टमेंट से प्रीमियम अर्न करो, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का कहना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू पीपल प्रेफर लिक्विडिटी। केन्स ने तो ये बात बोली थी कि लिक्विडिटी दैट मीन्स जो कैश आपके पास लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, आइडल फॉर्म में पड़ा है, उसको ना, उसको छोड़कर आप उसको वेल्थ को इन्वेस्ट फॉर्म में डालें। बट केन्स ने ये बात भी बोली थी कि लोग लिक्विडिटी को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों उन्हें मनी कैश फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोटिव। कैश को अपने पास रखने के लिए तीन मोटिव्स होते हैं, बेसिकली ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। अगर हम ट्रांजैक्शन मोटिव की बात करें कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे आपके ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए उसको आप बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। अगर हम प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें, कुछ भी ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशंस हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए या कुछ ऐसे सिचुएशंस ना आ जाए जहां पे आपको कैश की एट अ टाइम पे जरूरत पड़ जाए, तो एट एकदम से टाइम पे सडनली जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए जो लिक्विडिटी फॉर्म में कैश रखा जाता है घर पे या कंपनीज में, उसको इसलिए बोला जाता है कि वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखा गया है कैश। और स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है द मोटिव फॉर स्टॉकिंग कैश हेयर इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। कि कभी कभार कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो एडवांटेज उठाने के लिए पैसे को यूटिलाइज कर सके, कि आज हमारे पास ये पैसा पड़ा है, आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो और आपने देखा स्टॉक मार्केट में प्राइसेस जो है वो अप डाउन जा रहे हैं, या रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत अप डाउन जा रहे हैं, तो आपने फटाफट चीजों को खरीद लिया। गोल्ड के प्राइसेस एकदम से डाउन हुए, आपने फटाफट खरीद लिया। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में हो, और आपने देखा गोल्ड के प्राइसेस एकदम से राइज हुए, आपने सेल आउट कर दिया। तो दैट मीन्स जो पैसा आप किसी बेनिफिट या किसी मोटिव अर्निंग के लिए रखते हैं उसको स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं। प्रिकॉशनरी किसी प्रिकॉशन के लिए रखा जाता है, और ट्रांजैक्शन मोटिव इज बेसिकली किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा रखा जा रहा है वो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। नेक्स्ट वी हैव
द प्रॉफिट विच इज द रिवॉर्ड गिवन टू द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को जो भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि दैट इज द ओनली पर्सन जो कंट्रीब्यूट करता है द मैक्सिमम फॉर अरेंजिंग ऑल द लैंड, लेबर एंड द कैपिटल। जो बाकी के अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक अरेंजमेंट देना ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है दैट इज फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने, जो आपका ओनर है कंपनी का, उसने अपने एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज और उसने अपनी मेहनत लगाई है उस बिजनेस को रनअप करने के लिए। और बिजनेस को रनअप तभी किया जा सकता है जब आपने जो भी इनपुट्स लगाए हैं उससे आपने आउटपुट को डेवलप किया एंड दीज आउटपुट्स आर बीइंग सोल्ड टू द मार्केट एंड यू गेट द रेवेन्यूज। जो रेवेन्यूज मिलते हैं ओनर को, उन रेवेन्यूज में से लैंड का जो रेंट है, लेबर को जो वेजेस जाते हैं एंड जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है, पहले वो पे ऑफ होता है एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो लेफ्ट आउट होता है वो कहलाता है प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट सरप्लस होता है जो एंटरप्रेन्योर के बाद के पास लेफ्ट आउट होता है आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट को आप डिफरेंस बोल सकते हैं बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट की वैल्यू है, आउटपुट को जब आप सेल आउट करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो, उसमें से जो हमने वैल्यू लगाई है इनपुट की, जो हमने कॉस्ट इनकर करा है फॉर द यूज ऑफ इनपुट। तो अगर मैं उस टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो मेरे पास लेफ्ट ओवर अमाउंट है दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड दैट इज द सरप्लस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। उसके बाद अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के टाइप्स में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट या इनकम होता है जो एंटरप्रेन्योर के बाद लेफ्ट आउट होता है आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट लेफ्ट ओवर रह गया दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो जितनी भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में इनकर की जाती है, जो आप आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यूज में से जो भी पेमेंट आप करते हैं उसमें से अगर हम रेवेन्यूज में से उन पेमेंट्स को माइनस कर दें तो वी गेट एट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट जब हम नेट प्रॉफिट या प्योर रेंट की बात करते हैं तो वो कैसे निकाला जाता है, जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर दें। बेसिकली अगर हम अपने रेवेन्यूज में से जो सेल्स रिसिप्ट्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रिसिप्ट्स, जब आप अपने आउटपुट को सेल करते हो मार्केट में तो उससे जो रेवेन्यूज मिलता है दैट आर कॉल्ड रेवेन्यूज और सेल रिसिप्ट्स। अगर आप इन रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को, दोनों कॉस्ट को माइनस करें तब आप नेट प्रॉफिट पे आते हैं। बट अगर आप अपने रेवेन्यूज में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करें तो आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे आते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में पे नहीं की गई बट इट इज अ नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल जो ओनर है, अगर जो ओनर है वो अपने ही चीजों को अप्लाई कर रहा है कंपनीज में, अपनी चीजों को यूज कर रहा है, अपनी कैपिटल का यूज कर रहा है, तो ओनर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देता। तो जो चीजें आप बाहर से लेकर अगर यूज करते हैं अपनी कंपनी में तो आपको बाहर वालों को पेमेंट करनी पड़ती, तो आपको आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करनी पड़ती। बट जो चीज आप अपना पर्सनल यूज करते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, उसकी कॉस्ट की पेमेंट आप नहीं करते, इसलिए उसकी कॉस्ट को लिखा जाता है। तो इसलिए बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल सकते हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर के पास अपना खुद का लैंड है, उसका खुद की जमीन है, उस पे वो कंपनी बिल्डअप कर रहा है, तो उस लैंड पे वो रेंट की जो कॉस्ट होगी वो अपने आप को पे नहीं करेगा, बट स्टिल वो कॉस्ट को हम दिखाएंगे बुक्स में कि ये कॉस्ट हमें इनकर होती अगर हम उस लैंड को रेंट पे उठाते बाहर से। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है। और नेट प्रॉफिट किसका पोर्शन होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपके पास प्रॉफिट की थ्योरीज आती हैं, दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन अनदर वीडियोस। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आप थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, विद दिस वी फिनिश आवर कंसेप्ट्स ऑफ रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे, जो सो दैट आपको पता चल पाए कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आप कंसेप्ट समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, I will read the question. Which theory of profit says that
profit is due to non-insurable risk? पहला, is it rent theory of profit? Is it innovation theory of profit? Is it dynamic theory of profit? or is it uncertainty bearing theory of profit? तो आपको वो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बतानी है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रॉफिट जो होता है वो इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क की वजह से होता है. The question to this answer is D. Uncertainty bearing theory of profit. This uncertainty bearing theory of profit is being given by Professor Frank H. Knight. उनका मानना ये है कि ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज बीइंग अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर द नॉन इंश्योरेबल रिस्क. अगर आप देखें, एक कंपनी में दो तरीके के रिस्क होते हैं. एक होता है इंश्योरेबल, जो वो रिस्क होता है जिसको आप फोर्सी कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि ये रिस्क हो सकता है और इसके लिए आप ऑलरेडी इंश्योरेंस लेके चलते हैं. और एक वो रिस्क होते हैं जिनको आप अनफोर्सीन कहते हैं, जिनको आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो अनसर्टेनिटीज होती है जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं करके चल सकते, दीज आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क. जो रिस्क आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, उसके लिए आप इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं? तो उनका मानना यह है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिन चीजों के लिए वो इंश्योरेंस लेके चल रहा है, he is not getting the profit for these insurance, he is getting the profit, he is getting the return only for those risks, for those uncertainties जो वो predict ही नहीं कर सकता फ्यूचर में. तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना है कि अनसर्टेन रिस्क के रीजन की वजह से ही जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, ना कि जो सर्टेन रिस्क होते हैं. क्योंकि जो सर्टेन रिस्क होते हैं वो ऑलरेडी इंश्योरेबल होते हैं. तो इंश्योरेंस जो चीज का हो गया उसके लिए तो आपने रिस्क उठाया ही नहीं, और जब रिस्क नहीं उठाया तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? बिकॉज जितना रिस्क आप उठाते हैं उतना रिवॉर्ड आप अर्न करते हैं. तो नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो अनसर्टेन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर में डिमांड चेंज हो गई, या कोई नई इन्वेंशन आ गई, उस वजह से आपका प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो सकती है, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, अपग्रेडेशन हो गई, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया. तो इन चेंजेस की वजह से द एंटरप्रेन्योर इज गेटिंग द रिवॉर्ड और द रिटर्न. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों. अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट एग्जिस्ट करता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन ईमेल अस ऑन द एवर स्टडी क्लासेस ग्रुप एंड वी विल रिवर्ट बैक विद द आंसर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.